गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये वीडियो में हम सॉकेट एंड स्पिगोट टाइप क्वार्टर जॉइंट की डिज़ाइन देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ क्वार्टर जॉइंट और जो एप्लीकेशन है क्वार्टर जॉइंट की वो हमने देखी थी। टाइप्स ऑफ क्वार्टर जॉइंट में 3 बेसिक टाइप है, उसमें से सबसे पहला टाइप है सॉकेट एंड स्पिगोट टाइप क्वार्टर जॉइंट। आपके सिलेबस में डिजाइनिंग में ये सिर्फ एक ही टाइप का क्वार्टर जॉइंट की डिज़ाइन आएगी, बाकी 2 टाइप के डिज़ाइन है वो नहीं आएंगे। क्वार्टर जॉइंट की डिज़ाइन करना मतलब कि जो क्वार्टर जॉइंट के 3 पार्ट्स है, एक है सॉकेट, दूसरा है स्पिगोट और तीसरा है क्वार्टर पिन। ये तीनों जो पार्ट्स है उसके डायमेंशंस हमें फाइंड करने हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो सभी डायमेंशंस जो है वो हम देख लेते हैं। ऑलरेडी पहले भी हमने देखे, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये होगा डायमीटर स्मॉल डी, जो कि शाफ्ट का डायमीटर होगा, ये रोड का दोनों एंड पे सेम होगा। फिर नेक्स्ट होगा ये डायमीटर जो कि है D1, तो वो सॉकेट का आउटसाइड डायमीटर है, क्योंकि सॉकेट एक होलो सेक्शन है जिसके 2 डायमीटर है, इनसाइड एंड आउटसाइड। तो ये D1 है, वो सॉकेट का आउटसाइड डायमीटर है। फिर होगा D2, तो सॉकेट का अंदर जो होल होगा, होलो सेक्शन, उसका डायमीटर, या फिर ये जो स्पिगोट है जो हम सॉकेट के अंदर इंसर्ट करेंगे, दोनों का सेम होगा और दोनों का होगा D2। उसके बाद में D3, तो आप स्पिगोट में यहाँ पर ये कॉलर देख सकते हैं। तो ये रिंग शेप की जो कॉलर है उसका डायमीटर होगा D3। फिर सेम चीज़ आप सॉकेट में भी देख सकते हैं कि ये एक कॉलर ऐड किया गया है, उसका डायमीटर होगा D4। इसके अलावा अगर और डायमेंशंस की हम बात करें तो स्पिगोट में आपको स्लॉट के पहले एक ये सेक्शन आएगा जिसकी विड्थ होगी स्मॉल a। फिर ये स्पिगोट, ये स्लॉट जो है स्पिगोट में, उसकी विड्थ आएगी, वो होगी स्मॉल b। और एक और चीज़, क्वार्टर की विड्थ भी सेम रहेगी, जो ये बीच में स्लॉट की विड्थ है तो वो भी विड्थ ऑफ क्वार्टर भी यही रहेगा b। और लास्ट में जो ये सेक्शन बचता है उसकी विड्थ जो होगी वो होगी c। मतलब लाइन में ये a, b एंड c। फिर 2 थिकनेस आएगी, एक ये थिकनेस जो कॉलर है उसकी, उसको हम बोलेंगे T1, और दूसरी थिकनेस आएगी ये क्वार्टर पिन की, ये होगी T। तो ये 2 थिकनेस हो गई। फिर स्लॉट की जो विड्थ थी B, इसकी भी विड्थ, क्वार्टर की भी विड्थ सेम रहेगी, वो होगी B। और लास्ट डायमेंशन है क्वार्टर की लेंथ, मतलब ये, तो ये पूरी होगी L जितनी। तो ये तो हुए डायमेंशंस। इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरह से आपको डेटा में एक तो फोर्स दिया गया होगा और 3 परमिसिबल स्ट्रेसेस, टेंसाइल, कंप्रेसिव और शियर, ये तीनों होंगे। तो ये फिगर जो है उसमें सभी डायमेंशंस दिखा रहे हैं। अगर आपको एग्जाम में फिगर दौड़ना बोला गया है, फिगर ड्रॉ करना, तो आपको ये 2D फिगर ड्रॉ करनी है, ये 3 डायमेंशनल फिगर नहीं करनी। तो ये सभी जो डायमेंशंस हमने देखे वही है। अब फेलियर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फेलियर है वो है फेलियर ऑफ द रोड इन टेंशन। मतलब कि ये जो शाफ्ट है, ये पोर्शन, अगर यही यहाँ से टूट जाता है तो क्या होगा? तो ये सर्कुलर सेक्शन होगा। अगर शाफ्ट टूट जाती है तो डायमीटर है उसका D, मतलब उसका अगर हम एरिया देखें, जो रेजिस्टिंग एरिया जहाँ से वो टूटेगा, तो वो हो जाएगा π/4 D², क्योंकि ये सर्कुलर सेक्शन है। और सभी स्टेप में एक ही बेसिक इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, वो होगा सिग्मा इज इक्वल टू P/A। तो ये इक्वेशन किस तरह से आया कि P इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा
इंटू ए। अब आपके पास ए का इक्वेशन है ये रहा, तो ये यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू सिग्मा। ये रहा इक्वेशन और ये हुआ हमारा फाइनल इक्वेशन। अब ये स्टेप में से आपको क्या मिलेगा, तो P आपको डेटा में अवेलेबल होगा, सिग्मा T भी आपको डेटा में अवेलेबल होगा। यहाँ से हम फाइंड करेंगे D, डायमीटर D। एक और चीज़, जो डिज़ाइन है क्वार्टर जॉइंट की वो दूसरे स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब कि पहले स्टेप में हमने डायमीटर D फाइंड किया, तो नेक्स्ट जब भी स्टेप आएंगे तो ये डायमीटर D का उसमें यूज़ हो सकता है, मतलब दूसरे स्टेप्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर आपका पहला स्टेप का ही डायमीटर D का आंसर रॉन्ग आया तो बाकी सभी स्टेप में आपके आंसर है वो रॉन्ग हो जाएंगे। तो इस तरह से आराम से सॉल्व करना है और सही आंसर आए इस तरह से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको मिल जाएगा डायमीटर ऑफ शाफ्ट D। देन सेकंड स्टेप, टेंसाइल फेलियर ऑफ स्पिगोट। ये जो स्पिगोट सेक्शन है उसके ऊपर अगर हम इस तरह से टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, ये रहा, तो क्या होगा कि ये जो बीच में जहाँ पर स्लॉट है वहाँ पर मटेरियल निकाला गया है, तो ऑब्वियसली जहाँ से हम मटेरियल निकालते हैं वो सबसे वीक सेक्शन हो जाएगा। तो ये सेक्शन जो हाईलाइटेड है और बीच में से स्ट्रिप है वो मटेरियल है ही नहीं, तो बाकी का ये हाईलाइटेड पोर्शन ही बचा, ये पोर्शन दोनों साइड। तो पहले तो ये एरिया किस तरह से फाइंड करना है वो देख लेते हैं। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम पूरा सर्कल कंसीडर करते हैं। ये 2 डायमेंशन में भी यहाँ पर दिखा गया है। उसका डायमीटर क्या है, D2। तो उसका पूरा सर्कल का डायमीटर होगा π/4 D2 स्क्वायर। लेकिन बीच में से ये स्ट्रिप तो निकाल देनी है जो कि है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया हम करेंगे माइनस, और ये एरिया कितना होगा, उसकी हाइट है D2 इंटू इसकी थिकनेस है T, तो ये हो जाएगा D2 इंटू T। ये करने से हमें कौन सा एरिया मिलेगा, ये जो हाईलाइटेड सेक्शन है वो, क्योंकि वहाँ से ये स्पिगोट है वो फेल होगा। तो ये आपको एरिया मिल गया, सेम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगेन वही इक्वेशन है, सिग्मा T इज इक्वल टू P/A। ए की जगह हमने क्या लिया है, ये जो एरिया था वो ले लिया। सिग्मा T और P ये दोनों आपके पास डेटा में अवेलेबल होंगे। D2 यहाँ से हम फाइंड करेंगे, और T, तो T की वैल्यू इस तरह से मिल जाएगी, T इज इक्वल टू 0.31 इंटू D। D हमने पहले ही स्टेप में फाइंड किया है, तो वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको मिलेगा T, और T की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा D2। मतलब कि सेकंड स्टेप में हमें 2 डायमेंशन मिलेंगे, एक होगा थिकनेस ऑफ क्वार्टर T और दूसरा होगा डायमीटर ऑफ स्पिगोट और इंटरनल डायमीटर ऑफ सॉकेट, वो है D2। तो ये 2 चीज़ें हमें मिल जाएंगी सेकेंड स्टेप। उसके बाद है स्टेप नंबर 3 जो कि है टेंसाइल फेलियर ऑफ सॉकेट। जैसे पहले हमने स्पिगोट का टेंसाइल फेलियर लिया था, सेम अभी सॉकेट का लेना है। तो सॉकेट में भी जैसे हमने देखा था कि बीच में एक स्लॉट है और वहीं से ये कंपोनेंट वीक होगा क्योंकि मटेरियल हमने निकाल दिया है। तो कुछ इस तरह से ये जो हाईलाइटेड सेक्शन है वो हमें मिलेगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब इसका एरिया किस तरह से निकालना है वो समझने के लिए ये 2 डायमेंशनल व्यू कंसीडर करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये बाहर का सर्कल है, उसके एरिया में से ये अंदर का जो सर्कल है वो एरिया माइनस करना है। मतलब कि ये होगा π/4, बाहर का डायमीटर है D1 स्क्वायर और अंदर का डायमीटर है D2 स्क्वायर। तो इस तरह से होलो सेक्शन का हमें जो एरिया है वो मिलेगा।
ये जो सर्कुलर शेप में, रिंग शेप में, उसका एरिया हो। लेकिन ये जो स्ट्रिप है वो भी हमें माइनस करनी है। तो वो किस तरह से करेंगे? तो पहले तो इसकी टोटल विड्थ है D1, ये अब बीच में होलो सेक्शन है मतलब D2 है, वो माइनस करना है। तो ये पूरा एरिया माइनस करेंगे, फिर उसकी हाइट होगी D1 माइनस D2 और इनटू ये थिकनेस कर देते हैं T, क्योंकि रेक्टेंगल सेक्शन है। रेक्टेंगल सेक्शन है तो उसका एरिया हम किस तरह से फाइंड करते हैं? हाइट इंटू विड्थ, लंबाई गुणा पौड़ाई। तो इस तरह से जो D1 माइनस D2 इंटू T है वो भी मिल गया। तो ये हमारा हुआ एरिया। अब ये एरिया जो हमने फाइंड किया है वो हम पुट करेंगे अगेन सेम इक्वेशन, सिग्मा इज इक्वल टू P बाय A। सिग्मा T की वैल्यू आपके डेटा में होगी, लोड की वैल्यू भी डेटा में अवेलेबल होगी, D2 की वैल्यू और T की वैल्यू ये हमने प्रीवियस स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में फाइंड कर लिया। मतलब यहाँ पर अननोन एक ही है, वो है D1। तो स्टेप नंबर 3 के ऊपर से हमें क्या मिल जाएगा? D1 वो मिल जाएगा। तो ये हुआ हमारा थर्ड स्टेप, टेंसाइल फेलियर ऑफ सॉकेट। उसके बाद में है शियर फेलियर ऑफ कॉटर। जैसे कि हम जानते हैं कि कॉटर एक कॉमन कंपोनेंट है सॉकेट और स्पिगोट के बीच में। तो कॉटर के पूरी तरह से चांसेस है कि इस तरह से वो बीच में से फेल हो जाए। अगर हम 3 डायमेंशन में देखें तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ऊपर का पोर्शन इस तरह से अलग होगा, फिर बीच का पोर्शन आएगा, और ये नीचे का पोर्शन। तो ये देख सकते हैं कि 2 जगह से फेल हुआ, एक तो ये एरिया फेल हुआ और दूसरा ये एरिया, मतलब ये डबल शियरिंग बोलते हैं। तो ये एरिया किस तरह से मिलेगा? तो कॉटर की विड्थ हमें पता है कि वो है B और कॉटर की थिकनेस है T। तो ये एक एरिया हुआ B इंटू T, लेकिन 2 जगह से फेल हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा 2। तो ये होगा हमारा एरिया 2 इंटू B इंटू T। अब टाउ की वैल्यू जो डेटा में अवेलेबल है, T की वैल्यू भी अवेलेबल है। T की वैल्यू हमने प्रीवियस स्टेप में फाइंड की थी, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा स्मॉल b, जो कि है विड्थ ऑफ, मीन विड्थ ऑफ कॉटर। उसके बाद में क्रशिंग फेलियर ऑफ द स्पिगोट एंड। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कॉटर हम इस तरह से इंसर्ट करते हैं, तो ये कॉटर में अपनी पोजीशन होल्ड करने की वो ट्राई करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि कई बार जो स्पिगोट है वो सपोज ज़्यादा खींच ले, तो ये अंदर का जो पोर्शन होगा, यहाँ पर ये जो सरफेस होगी अंदर, उसके ऊपर कॉटर है वो इस तरह से कंप्रेसिव टाइप फोर्स लगाएगी ये डायरेक्शन में, ताकि वो स्पिगोट के अंदर थोड़ा सा वहाँ पर कंप्रेशन हो जाए। ये स्लॉट में जो साइड वॉल होगी उसमें कंप्रेशन के कारण क्या होगा कि ये थोड़ा एक्सपांड हो जाएगा इस तरह से। अगर स्लॉट थोड़ा एक्सपांड हो गया तो ऑब्वियसली जो कॉटर पिन हमने इंसर्ट की है वो थोड़ी लूज हो जाएगी। लेकिन ये कौन से एरिया पे लगेगा? तो इसका वेरी बेसिक थिंग है, इसकी जो हाइट होगी वो होगी डायमीटर जितनी, मतलब कि D2, और इसकी थिकनेस है स्मॉल t। तो ये एरिया पे लोकल कंप्रेशन होगा जिसको हम बोलते हैं क्रशिंग। तो ये हुआ एरिया। अगेन इक्वेशन हमने सेम यूज किया है, सिग्मा इज इक्वल टू P बाय A। ये सिग्मा आपके डेटा में अवेलेबल होगा और P भी अवेलेबल होगा। स्मॉल t एंड D2 ये दोनों चीज भी हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी चीज़ें अवेलेबल है, मतलब कुछ फाइंड तो कर नहीं पाएंगे क्योंकि सभी चीज़ अवेलेबल है।
तो ये इक्वेशन में हम फाइंड करेंगे सिग्मा सी। सो एक चीज़ आपको याद रखनी है, कोई भी स्टेप में अगर आपके पास सभी वैल्यूज अवेलेबल हैं, मतलब कि डायमेंशन भी है, लोड भी है, स्ट्रेस भी है, तो वो स्टेप में हमें फाइंड करना है स्ट्रेस। और ये जो सिग्मा सी की वैल्यू हमें मिलेगी, वो सिग्मा सी की वैल्यू जो डेटा में दी गई है उससे कम होनी चाहिए। जो भी डेटा में सिग्मा सी की वैल्यू है उससे ये स्ट्रेस की वैल्यू कम होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें अलाउएबल है, जितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो अलाउड है, इससे हमारे डिज़ाइन में कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो मतलब कि डिज़ाइन है वो सेफ है। ये हुआ क्रशिंग फेलियर ऑफ स्पिगोट। उसके बाद में शियरिंग फेलियर ऑफ स्पिगोटिंग। अब स्पिगोट में जब क्रशिंग थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि ये जो स्लॉट है, जो आगे हमने देखा था, ये जो स्लॉट है यहाँ से, ये पूरे का पूरा निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये स्लॉट दिख रहा है, ये पोर्शन, तो ये पूरे का पूरा पोर्शन है वो बाहर की साइड निकल जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये कितना होगा, तो ये विड्थ हमें पता है कि स्लॉट से लेकर ये एंड तक की जो विड्थ है वो है a, और जो ये हाइट है वो होगी डायमीटर जितनी, मतलब कि d2। तो विड्थ है a और जो हाइट होगी रेक्टेंगल की वो होगी d2। लेकिन ये दोनों साइड से टूट रहा है, एक तो ये साइड से टूट रहा है, पीछे की साइड जो नहीं दिख रही है, और दूसरी जो ये हाईलाइटेड साइड है वहीं से भी टूट रहा है। मतलब दोनों साइड सेम एरिया है, सो इनटू हो जाएगा 2। तो एरिया होगा आपका 2 इंटू ए इंटू d2। अगेन सेम इक्वेशन यूज किया है, बेसिक शियर स्ट्रेस टाउ इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। अब इसमें टाउ और p की वैल्यू डेटा में अवेलेबल है, d2 की वैल्यू हमने अगले स्टेप में, पहले के स्टेप में फाइंड कर लिए, तो यहाँ से हमें मिलेगा स्मॉल a। तो ये विड्थ है उसकी साइज हमें यहाँ से मिल जाएगी। ये हुआ स्टेप नंबर 6। नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 7। तो शियर फेलियर ऑफ सॉकेट एंड, जैसे स्पिगोट का जो फेलियर हो रहा था सेम यहाँ से सॉकेट का होगा। मतलब ऊपर से ये एक स्लॉट निकलेगा जो मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूँ आपको कुछ इस तरह से, क्योंकि ये होलो सेक्शन है तो 2 स्लॉट्स निकलेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। ये होगा जो ये आप 2D में देख सकते हैं, ये ऊपर का सेक्शन, और दूसरा सेम नीचे का सेक्शन होगा। तो ये 2 सेक्शन है, लेकिन जहां से ये टूटा है वो ये साइड की वॉल है, ये वॉल जो हमें दिख रही है वो है, और एग्जैक्टली उसके पीछे भी होगी। अब ये जो सेक्शन है वो हमने पहले देखा था कि इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, c जितनी। अब ये आउटसाइड डायमीटर अगर हम कंसीडर करें तो वो है d4 जितना, और ये अंदर का डायमीटर हम कंसीडर करें तो वो है d2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो एरिया होगा ये जहाँ से टूट रहा है वो कितना होगा। तो पहले तो ये हाइट फाइंड करनी है, तो जो सबसे बड़ी हाइट है d4, उसमें से बीच में जो मटेरियल नहीं है वो निकाल देते हैं, तो वो हो जाएगी d4 माइनस d2 ये। और रेक्टेंगल है तो इंटू इसकी जो विड्थ है वो करनी पड़ेगी, तो वो है c, मतलब d4 माइनस d2 इंटू c। लेकिन सेम एरिया इसके पीछे भी है तो मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसमें से आपको क्या मिलेगा, टाउ और p दोनों डेटा में दिए गए हैं, ये दोनों। d2 ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, पहले के स्टेप में से हमें मिला था। तो यहाँ से
D4 और C ये दोनों मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये स्टेप परफॉर्म करेंगे सिग्मा C का। यहाँ से हमें मिलेगा D4 और ये D4 की वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल होगी, तो ये स्टेप के ऊपर से आपको मिल जाएगा C। स्टेप नंबर 7 और स्टेप नंबर 8 को इंटरचेंज कर देना है। मतलब सबसे पहले हम स्टेप नंबर 8 परफॉर्म करेंगे, ये इसके ऊपर आपको सिग्मा C और P डेटा में अवेलेबल होगा। D2 एंड T वो हमने पहले से फाइंड कर लिया है, तो D4 मिल जाएगा यहाँ से, D4। ये D4 मिलने के बाद ये स्टेप परफॉर्म करना है, जहाँ पर टाउ और P डेटा में अवेलेबल होगा, D4 भी आपके पास अवेलेबल होगा और D2 भी अवेलेबल होगा, तो क्या मिल जाएगा C। स्टेप नंबर 7 और 8 को जब भी आप लिखते हो तब इंटरचेंज कर देना है। जितनी भी साइड में आपको फिगर्स लिख रही है तो वो आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, 3D फिगर 2D कर सकते हैं। अब स्टेप नंबर 8, जो यहाँ पर ये स्लॉट दिख रहा है वहाँ पर हम लोकल कंप्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे स्पिगोट में हुआ था। तो ये एरिया क्या होगा, थोड़ा एक्सपांड हो जाएगा, मतलब स्लॉट थोड़ा बड़ा हो गया। तो बड़ा होने के कारण क्या होगा कि जो जॉइंट है वो लूज हो जाएगा। तो ये एरिया किस तरह से मिलेगा, ये रहा, इस तरह से एरिया आपको मिलेगा। ये एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। बाहर का डायमीटर है D4, अंदर का डायमीटर है D2। तो D4 माइनस D2 तो मिल गया, इनटू ये थिकनेस। अब ये स्लॉट की थिकनेस कितनी है, T। तो आपका एरिया होगा D4 माइनस D2 इंटू T। सिग्मा C और P दोनों अवेलेबल है डेटा में, D2 एंड T वो हमें पहले मिल गए हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा D4। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 9, जो कि है बेंडिंग फेलियर। अब कई बार क्या हो जाए कि जॉइंट लूज होने के कारण बेंडिंग फेलियर होता है, तो ये इक्वेशन हमें प्रूव नहीं करनी, सिर्फ ये जो नीचे इक्वेशन दिया गया है उसमें सभी वैल्यूज पुट करके सिग्मा B फाइंड करना है। और ये सिग्मा B की वैल्यू जो डेटा में सिग्मा T दिया गया है उससे कम होनी चाहिए, इस तरह से लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं सिग्मा B शुड बी लेस देन सिग्मा T, इससे कम होना चाहिए। ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी के ये जो एम्पिरिकल रिलेशन है वो भी हम लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, ये कई बार काम आएंगे। सपोज ये कास्ट आयरन का बना है, ये सब डायमेंशन हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। पहले स्टेप में आपको D मिल जाएगा, उसके बाद D1, D2, D3, D4 ये सब मिल जाएंगे, और सभी डायमेंशंस आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो आपका टास्क भी ये वीडियो का यही है कि जो सभी फेलियर्स हमने देखे वो सभी फेलियर्स नाम और इक्वेशन के साथ लिखने हैं। 3D फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है और अच्छी तरह से समझ लेना है। अगर कोई डाउट हो तो नेक्स्ट जब लाइव सेशन होगा तब आपको क्लियर कर देना। तो टास्क कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम में सबमिट कीजिए। थैंक यू।